हम 9वें अधिकरण में थे एंड वी कीप गोइंग फ्रॉम देयर। कैलमिटीज वगैरह जो थे उसका हम देख रहे थे। तो आज हम हैं 5वें अध्याय में, और अगर सही पेस पे चले तो हमारा जो 9th अधिकरण है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो ये है पेज नंबर 551 पर, 551। और इसमें वो बाह्य अभ्यंतर आपत्ति, बेसिकली अंदर और बाहर, इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स इश्यूज की बात कर रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल इन द सेंस वही कि आपके अगेंस्ट कोई रेबेलियन हो गया। इसका हमने अभी तक एक्चुअली इसके विषय में पढ़ा है ऑलरेडी, कहीं कहीं बहुत सारी जगहों में इसका रेफरेंसेस आया है। पर जैसे चाणक्य करते हैं, हर चीज को वो एक और लेवल डीपर ले जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जाएंगे, नॉट ऑल द वे, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेशन है, बट जो कुछ कुछ नए पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, वो हम देखेंगे जहां पर वो एक लेवल डीपर जा रहा है। तो इसमें वो कहते हैं, संधि आदि नाम यथो उद्देश्य अवस्थापनम अपनयः तस्मात् आपदः संभवति। कि संधि आदि, ये जो षाड्गुण्य जो हमने देखा था, जो 6 स्ट्रैटेजीज हैं, उनका सही से उपयोग ना करना, दैट इज बैड पॉलिसी। ठीक है, उनका सही से, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी, उसका सही से उपयोग ना करना वो है बैड पॉलिसी। अपनय जो हमने देखा था कि अनय और अपनय, इसके कारण जो है वो कैलमिटीज होते हैं कि पॉलिसी आपकी सही ना हो, पॉलिसी सही हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ना हुआ, इससे कैलमिटीज होते हैं। अब बाकी हमने देखे क्या क्या कैलमिटीज है। ये अभी जो ट्रीजन होता है, जो बेसिकली रेबेलियन वगैरह जो आपके अगेंस्ट होता है अंदर या बाहर, उसके रिलेटेड ये है। और वो अपनय के कारण क्या होता है, तस्मात् आपदः, कैलामिटीज, डिजास्टर्स हैपन। उसके बाद वो अंतर बाह्य जो है उसकी 4 कैटेगरीज बताते हैं। ठीक है, ये अभी इंटरेस्टिंग है। बाह्यात बाह्यात पतिर अभ्यंतरः, बेसिकली बाह्य अभ्यंतर, अभ्यंतर बाह्य, बाह्य बाह्य, अभ्यंतर अभ्यंतर। इसका अर्थ क्या, अभ्यंतर इज अंदर, बाह्य इज बाहर। कि कुछ तो रेबेलियन हुआ है, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई, तो जैसे शाहीन बाग, जो अपने ही अंदर ही राजा के विरोध जो है कुछ विद्रोह हुआ। अब वो जो विद्रोह अंदर हुआ है, अच्छा, अब यहाँ अंदर बाहर को भी ना थोड़ा समझना होगा। से राजा का कैपिटल है, जैसे अयोध्या, ठीक है, अयोध्या एज ए सिटी, कौशल देश है वो, तो अयोध्या सिटी है। तो अयोध्या में क्योंकि राजा रहते हैं, तो उनका समीपवर्ती जो पूर्व, जो सिटी जिसको बोलते हैं, उसका इज अंतर, दैट इज फुल्ली इंटरनल। बेसिकली जो आपका ऑफिशियल्स, आपके सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स हैं वगैरह वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के जो क्लोज सर्कल है, वो सारा जहां पर आता है उसको अभ्यंतर। उसके बाहर आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो गांव में या सिटी से बाहर, आपकी कैपिटल इसमें नहीं, बॉर्डर एरियाज पे रहते हो, तो बेसिकली सिटी के बाहर, ठीक है, द नेक्स्ट लेवल, उसको भी बाह्य बोलते हैं, और जो शत्रु है उसको भी बाह्य बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्य में भी ये 2 कैटेगराइजेशन। तो अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो कैसे होते हैं, या तो अंदर वाले, आपका जो इंटरनल सर्कल हो ना, उसमें आपके विरुद्ध विद्रोह हो जाए, दैट इज अभ्यंतर। पर ये अभ्यंतर विद्रोह जो है वो कैसे हो सकता है, या तो कोई अंदर वालों को, कोई अंदर वाला ही अंदर वालों को उकसा रहा हो, उपजपति ऐसे, उपजपति का मतलब है इंसाइट करना, ठीक है, प्रोवोक करना, रेबेलियन। तो कोई अंदर वाला ही अंदर वालों को कर रहा हो, या कोई बाहर वाला अंदर अंदर वाले को कर रहा हो। अब ये बाहर वाले में या तो आपके पूर्व के बाहर के, बट आपके देश के, या कोई बाहर बाहर के, ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है बाह्य। अब जो बाह्य है वो भी 2 प्रकार का है, कि बाह्य में बेसिकली जो आपके जो आपका जो विलेज एरिया जो है, बेसिकली नॉन अर्बन एरिया, उस टाइम का अगर देखो तो मेन सिटी और उसके बाहर का, वहां के जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट, आप ही के देश के हैं, पर वो आपके अगेंस्ट विद्रोह में खड़े होते। ठीक है, ये 2 प्रकार के, या तो कोई अंदर वाला, बेसिकली आपके जो पूर्व का सिटी का कोई ऑफिशियल है वो उनको उकसा रहा है, या फिर कोई उनके ही वाला, कोई बाहर बाहर का ही उनको उकसा रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे देखें तो 4 प्रकार हो गया, अभ्यंतर बाह्य,
अभ्यंतर अभ्यंतर कि अभ्यंतर जो अंदर वाला है वो बाहर को उकसाता है, अंदर वाला अंदर वाले को उकसाता है। और बाह्य अभ्यंतर बाह्य बाह्य, बाहर वाला बाहर को उकसाता है या बाहर वाला अंदर वाले को उकसाता है। अब बाहर अंदर में बेसिकली जो फॉरेन इंटरवेंशन बोलते हैं ना, वो भी इसमें आ गया कि फॉरेन इंटरवेंशन होता है, लोगों को कुछ नहीं मालूम होता, कितना कोई इशू नहीं होता, बट बाहर से बेसिकली ये जो साइको ऑप्स बोलते हैं, सारा पैसा डाला जाता है, जो फरीद जकारिया अभी बोल रहे थे कि वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल। गवर्नमेंट को छोड़ दो, गवर्नमेंट को छोड़ के लोगों के पास जाके लोगों को उकसाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे डू थ्रू दीज एनजीओ सिस्टम्स वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस फॉल्स अंडर बाहर वाले अंदर वालों को उकसा रहे, ठीक है। और इसमें ये बाहर वालों में फॉरेन फॉरेन हो गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यू सी बाह्य एज बाहर बाहर। उधर बाहर का दो एस्पेक्ट होता था, एक तो आपका इमीडिएट, फिर नेक्स्ट लेवल एंड देन बाहर, ठीक है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो हम वो फॉरेन इंटरवेंशन ही समझ सकते हैं जो बाह्य वाले को। तो ये 4 प्रकार के। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको पता चले कि क्रॉस है, कि बाहर वाला कोई अंदर वाले को उकसा रहा है और इसीलिए अंदर वाले जो है वो आपके रेबेलियन में खड़े हुए हैं, द्रोह विद्रोह में खड़े हुए हैं, या बाहर वालों के जो आपके पूर्व के बाहर वाले हैं वो रेबेलियन में खड़े हुए हैं पर अंदर वाला कोई उनको उकसा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ क्रॉस थिंग। वहां के लोगों को प्रॉब्लली इतना ये ना हो, उसमें ऐसे कुछ लोग हो जो भड़क जाए, जिनको कुछ बताया जाए तो उससे वो भड़क जाए, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के कारण वगैरह वगैरह। तो चाणक्य कहते हैं कि यत्र बाह्य अभ्यंतरान उपजपन्ति अभ्यंतरावा बाह्यान तत्रो उभय योगे प्रतिजपतः सिद्धि विशेषवती। अभी वो क्या कह रहे हैं कि प्रतिजप, प्रतिजप मतलब जो विद्रोह कर रहे हैं, क्या एक्चुअली प्रतिजपित, प्रतिजपित मतलब वो जो विद्रोह कर रहे हैं, और उपजपित मतलब वो जो विद्रोह करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर बाहर वाला कोई अंदर वाले को विद्रोह करवा रहा हो या अंदर वाला कोई बाहर वाले को विद्रोह करवा रहा हो, उस परिस्थिति में प्रतिजपित, जो प्रतिजप जो विद्रोह कर रहे हैं, हु आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोवोकेशन, उनको आप काबू में करो। वो क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो करा रहा है उसको मत सोचो, जो लोग विद्रोह में उठे हैं उनको यू ट्राई टू कंट्रोल देम। व्हाई ही सेइंग दैट, ही सेज सुव्याज्या सुव्याजा ही प्रतिजपितारो भवन्ति न उपजपितारो तेषु प्रशांतेषु न अन्य शक्नुयुज युजुः उपजपितु उपजपयितारः। वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी के कहने से कोई मान जाए, ठीक है, कि कोई उकसा रहा है और वो उकस जाते हैं, उसका मतलब दे आर ऑलरेडी नॉट, दे आर बहुत इजीली उनको मना करा सकते हैं कि बाहर वालों ने समझा लिया, उससे उनको लगता है कि हाँ हाँ करो। प्रॉबेबली सम ऑफ देम आर डूइंग इट आउट ऑफ सम ग्रीड, कुछ भी हो सकता है, या तो उनका खुद का कुछ इंटेंशन हो, उनको कोई ग्रीड के कारण कर रहे हो या असमझ के कारण कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं जब क्रॉस ये हो ना, ऑब्वियसली तब उनके इंटरेस्ट इतने एंट्रेंच नहीं है, इसीलिए जो रेबल कर रहे हैं उनको शांत करना सुलभ है, इसलिए आप उनको करो। और एक बार आप अपने लोगों को जो रेबल कर रहे हैं उनको आप शांत कर दो, तो फिर आप जो बेसिकली जो उकसा रहे हैं उन पे ध्यान दो, तो इट्स इजियर टू मैनेज rather than going after the one जो उकसाने का काम कर रहे हैं at that point. So first step is आप जो एक्चुअल रेबेलियन में आए हैं, जो धरना लेके निकले हैं, उनको आप शांत करो, उनको शांत करना ज्यादा सुलभ है, ऐसा चाणक्य कह रहे हैं। फिर कैसे करें, अभ्यंतरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुंजितः। वो कह रहे हैं कि अंदर वाले जो है, जो आपकी सिटी के लोग हैं, ठीक है, उनको आपको अगर शांत करना है, जो विद्रोह में उठे हैं, तो उसको वैसे करो सामदान से समझा के, कुछ पैसे देके, कुछ मांग है उनकी तो मान जाकर वगैरह वगैरह, ठीक है, उनको सही से प्यार से समझा बुझा के आप शांत कर दो। पर अगर बाहर वाले हैं ना, बाहर वाले कुछ भी शत्रु है या आपके फ्रिंज पे है, ठीक है, तो क्या करो, उनमें आप भेद दंड करो। उसमें समाज समझना के बजाने की जरूरत नहीं है, उनमें भेद दंड करो। पर जो आपके लोग हैं उनको आप साम और दान बेसिकली समझा बुझा के या पैसे देके या उनकी मांगे मानकर उनको समझा लो। अच्छा, अब अगर दूसरे दो केसेस हो कि अंदर वाला ही अंदर वाले को उकसा रहा है
या बाहर वाला ही बाहर वाले को उकसा रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसा है, बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व और लोग उसकी बात मान रहे हैं, ठीक है, उसका अर्थ ये हो सकता है कि जो लोग बात मान रहे हैं उनको वो जो पॉइंट है जिसमें भड़काया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये सही है, ठीक है, और जो उकसा रहा है क्योंकि वो उन्हीं में से एक है, ठीक है, या फिर वो उकसाने वाला जो है उसकी पावर उस ग्रुप पे इतनी है कि वो चाहे वैसा इन लोगों से बिहेवियर करवा सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना, तो चाणक्य कहते हैं जब ऐसा हो ना तब क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे यूनियंस होते हैं, ठीक है, और यूनियन का लीडर बोले कि आप विद्रोह कर दो, देन नोबडी रियली हैज अ चॉइस, दे हैव टू डू इट, ठीक है, दे हैव टू डू इट, दे डोंट हैव अ चॉइस। तो उस केस में वो कह रहे हैं आप ऐसा करो कि जो भड़काने का काम कर रहा है आप सबसे पहले उनको शांत करो, ठीक है, जो भड़काने का काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो शांत हो गए तो उनका जो पावर है उसी से बाकी सब भी शांत हो जाएंगे। तो अब वो कहता है ना कि मांडवली कर देता है यूनियन लीडर के साथ, फिर वो बोलेगा चलो खत्म, धरना खत्म, इसलिए खत्म, ठीक है। तो इफ द इंस्टिगेटर इज फ्रॉम द सेम ग्रुप, अंदर अंदर का या बाहर बाहर का, तो वो जो इंस्टिगेटर है उसको शांत करने का प्रयत्न करो। अब वो उनको कैसे शांत करेंगे, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि बेसिकली वो कहते हैं दोष शुद्धो ही दुष्यान विद्यन्ते, कि इफ यू अटैक द रीजन ऑफ द दोष, जो विद्रोह करने का कारण है, अब या तो वो जस्टिफाइड कारण है, ठीक है, तो अगर जस्टिफाइड कारण है तो जो उकसा रहा है उसको बुला के आप जो कारण है उसको शांत कर दो, या तो वो नॉन जस्टिफाइड है पर इस बंदे के कारण हो रहा है, तो अगर आप इसी को संभाल लो तो भी ऑब्वियसली वो शांत हो जाएगा, है ना, कि अगर वो बीज नहीं रहेगा तो जो आपके अगेंस्ट रेबेलियन हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, वो अपने आप शांत हो जाएगा। और सेम फॉर बाहर, ठीक है, अंदर वालों को कैसे करो, ऑब्वियसली अंदर वालों को साम दाम से करने का प्रयत्न करो, बाहर वालों को भेद उत्पन्न करके आप करने का प्रयत्न करो। फिर वो कहते हैं हाँ कि बाहर वालों को तो बेसिकली वो कहते हैं कैसे उनमें भेद लगा सकते हैं, कैसे लोगों में भेद लगा सकते हैं, कैसे पैरेलल किसी को खड़ा करके उनको तोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री करके। पर जो अंदर वाले हैं तो उनके लिए वो कहते हैं अभ्यंतरान अभ्यरेषु उपजपत्सु यथा अर्हम उपायम प्रयुंजितः, कि जो इंस्टिगेट कर रहा है अंदर वाला उसको यथा अर्ह मतलब जो भी संभव हो, जिस प्रकार से भी शांत किया जा सके शांत करो। सबसे पहला है सामदान से करो, समझा के मान जाए तो मान जाए, कुछ दे लेके मान जाए तो मान जाए। अगर ये नहीं होता है, ठीक है, अगर ये नहीं होता है फिर यू हैव टू टेक सम स्टेप, बट द स्टेप इज यूजुअली नॉट ओवर्ट दंड, क्योंकि उसके साथ लोगों का सपोर्ट है। तो अगर उनको ऐसे लगे कि स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा कड़क हाथ से काम दे रहा है तो अच्छे का बुरा हो जाएगा, तो वो एक्चुअली आगे जाके वो कहते भी है। इसलिए कैसे करना चाहिए, अगर कुछ और काम नहीं कर रहा, या तो ऑफकोर्स फोड़ने का काम करो, भेद से फोड़ने का काम करो, ठीक है, दंड भी आप ट्राई करो इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल और आपको लगता है कि आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो तो ठीक है, ऑन दैट वन पर्सन, ठीक है, और सबके सामने उसकी पोल खोल दो, ऑल दैट इज पॉसिबल। बट इफ यू डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल तो फिर वो जो लीडर बना बैठा है उसको आप दांडिका दांड कार्मिक, दांड कार्मिक जो हमने देखा था कि साइलेंट पनिशमेंट, चुपके से उसको रास्ते से बाहर कर दो, चुपके से उसको शांत करवा दो, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू मैनेज द इंटरनल वंस। और वो कहते हैं कि अगर प्रायोरिटाइज करना है अंदर और बाहर का, तो अंदर वाले जितने भी है जो इंटरनल इश्यूज है उसको सबसे पहले शांत करो, जो वो पहले से बोलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अही जैसे हैं, सांप जैसे हैं। सांप कैसा एकदम आपके पास आके आपको काट देता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये ऐसे है। तो आपके जो अंदर के सांप हैं उनको आप सबसे पहले संभालो और शांत करो, बाहर का फिर अपने आप, बाहर का फिर विल बी सेकेंडरी इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही सेज। हाँ, तो 5वें चैप्टर में इतना ही है। अब सेकेंड चैप्टर में रेबेलियन और शत्रु। रेबेलियन बेसिकली हम जो जानते हैं कि अंदर वाले आपका विद्रोह करें, और दूसरा इज शत्रु शत्रु आउटराइट, ठीक है। तो यहाँ पे वो शत्रु शत्रु की बात करें, उसमें वो कह रहे हैं कि दुष्येभ्य शत्रुभ्य
विविधाः शुद्धाः। दुष्य जो बेसिकली आपके विरोध में अंदर वाले उठ रहे हैं, ठीक है, अपने आप से, किसी के साथ बाहर जाके अलायंस नहीं कर रहे कि बाहर वाले उनको आपके अगेंस्ट उकसा रहे हैं, ऐसे नहीं। स्वयं स्वयं से उनको कुछ तो आपके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम है और वो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वन कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी जो आपके शत्रु हैं, वो भी शत्रु शत्रु, नो नथिंग डूइंग विद इंटरनल, वो आपके एनिमी है। तो इफ देयर इज अ क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ ये शत्रु एंड देयर इज अ क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनल डेंजर किसी लोगों से, तो दीज आर शुद्ध, उनके बीच कुछ मिक्स मैच नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अलायंस नहीं करते, ठीक है, सो दीज आर शुद्ध, तो इनको शुद्ध कहा गया। तो ऐसे जो लोग हो जो आपके विद्रोह में उठे हो, बेसिकली दिस इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द पिछला वाला जो मैंने कहा, वही वो आगे बता रहे हैं। दुष्य शुद्धायाम पौरेषु जानपदेषु वा दंड वर्जान उपायान प्रयुंजितः। अगर आपको पता है कि कोई बाहर का हाथ इसमें नहीं है, अंदर वाले को कोई प्रॉब्लम है और अंदर वाले आपके अगेंस्ट विद्रोह में उतरे हैं, तो दंड वर्जित, आप दंड को यूज किए बिना, विदाउट यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड, कि स्टेट पावर, स्टेट वायलेंस का उपयोग किए बिना के जो बाकी रास्ते हैं वो ट्राई करिए, मतलब साम दान भेद, ये आप ट्राई करिए। दंडो ही, वो कहते हैं क्यों नहीं, तो नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग दैट, ही से दंडो ही महाजने क्षेप्तुम अशक्य क्षेप्तो वाच अर्थम न कुर्यात् अन्यम च अनर्यम उत्पादयेत। वो कह रहे हैं कि एक तो इतने अगर आपके लोग आपके विरोध कोई कारण सर उतरे हैं और उनका शायद कोई जेन्युइन या नॉन जेन्युइन कंसर्न भी हो सकता है, ठीक है, पर उनको कुछ तो दिक्कत है, उस पे अगर आप फोर्स यूज करो, तो वो कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं आपके, लोग अंदर वाले जो आपके साथ है, एक तो फोर्स यूज करो तो एक साथ सबको आप चुप करवा सको या अंदर डाल सको, ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, और आप करो भी तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और इश्यूज आपके साथ आ जाए, जो लोग उनके साथ नहीं दे रहे थे उनको भी उनके साथ सिंपैथी हो जाए, क्योंकि अपने ही लोग है ना। सो ही सेइंग एज फार एज पॉसिबल इंटरनल इश्यूज में अवॉइड यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड, अपने ही लोगों पर आप दंड का प्रयोग जितना कम हो सके एटलीस्ट ऐसे रिवॉल्ट्स को शांत करने के लिए मत करिए, ठीक है। आगे वो कहते हैं मुख्येषु तु एषाम दांडक कर्मी कवच इष्टे इष्टे इष्टेत इति। पर इनके जो लीडर है ना, जो इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, उपजपित जो उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको आप शांत करा सकते हो, कैसे, वो भी नो पब्लिक दांडिक, बेसिकली शांति से, साइलेंट पनिशमेंट, गेट देम आउट ऑफ द वे, या तो उनका कुछ पोल खोलो या तो उनको कुछ लीक करवा दो या तो जस्ट गेट देम आउट ऑफ द वे, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, विद्रोह और भी फैल जाएगा, विद्रोह और बढ़ सकता है आपके अगेंस्ट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट्स एन इंटरनल इशू। स्टेट ऐसे हार्टलेस रूथलेस ऐसा नहीं होना चाहिए, दे शुडंट कम अक्रॉस लाइक दैट। फिर वो कहते हैं कि ये तो शुद्धा शुद्धा हो गया कि शुद्धा शत्रु शत्रु तो भी नो, अब तक उन्होंने कहा है कि कैसे शुद्ध शत्रु को मैनेज करना। अब वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दुष्या अदुष्याणाम आमिश्रित, बेसिकली आपके जो अंदर के लोग जो आपके विरोध में है, वो क्या कर रहे हैं, जो आपके शत्रु हैं, शत्रु के साथ जा मिल रहे हैं, ठीक है, जो शत्रु के साथ जा मिले हैं उसके कारण, that's right Jay, that's exactly what I was thinking, I didn't say it aloud. शाहीन बाग फार्मर्स रेस्टलेस प्रोटेस्ट में हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि the state should use violence, but that is never a good strategy, at least not according to चाणक्य। समय लगेगा, चलेगा, कौन है हैंडलर वो पता करो, get them out of the way, but अपने ही लोग हैं ये मत भूलो, क्योंकि बाकी लोगों को आप अगर उनपे बहुत ज्यादा फोर्स यूज करते हो तो बाकी लोग जो अदरवाइज आपके साथ हैं वो भी बहक सकते हैं, और उनके जो माँ बाप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी कुछ है, इवन नॉर्मल पीपल, कि ये क्या चला रखा है ना, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, हाउ टू मैनेज ओवर दैट।
एनीवेज And तो मैं that could have been their intention कि इनको यूज करके पूरा ज्यादा Correct. बढ़ा दो. करेक्ट एग्जैक्टली सो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन. अच्छा अभी ये हैंडलर्स अंदर और बाहर दोनों के हैं, है ना? तो इसमें वो भी ज्यादा है कि अगर बाहर वाले भी अंदर वाले को कर रहे हैं तो यू हैव टू फिगर आउट हु द हैंडलर्स आर. पर अपने वालों के साथ तो आपको थोड़ा सा ढंग से ही बिहेव करना पड़ता है, अदरवाइज वो ज्वाला बहुत भड़क सकता है. यू नेवर नो वेयर इट विल एंड. वी नो राइट्स तो हुआ ही है ना, बट एटलीस्ट वो दिल्ली पूरता था, वी डोंट नो और क्या हो सकता था. सो एक्चुअली इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस. अगर ऐसा लोगों को लगने लगे कि जो आपका स्टेट है वो तो नपुंसक है, कभी कुछ कर ही नहीं सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट आइडिया, राइट? कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लगे कि ये तो इनके सामने तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे, वी कैन गेट अवे. दैट इज ऑल्सो नॉट द इम्प्रेशन यू वांट टू गिव. तो कई बार आपको वो भी सेट, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल एज वेल, राइट? ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा भी नहीं है कि स्टेट इज रूथलेस और अपने लोगों को ही पीछे पड़ा है, ये भी नहीं होना चाहिए. तो इट्स अ वेरी थिन बैलेंस टू मैनेज. कभी क्या करो, इट्स यूजुअली हाइंडसाइट का अपना विजडम. हाइंडसाइट विजडम होने के बाद लगता है अच्छा ऐसे करना चाहिए था. यू नेवर नो, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन. एनीवेज तो आगे का, हाँ तो जो आपके जो इंटरनल दुष्य है, दुष्य नाउ आई थिंक हमने काफी बार यूज किया है, तो दुष्य जो अंदर के लोग जो आपका विद्रोह कर रहे हैं वो जाके आपके शत्रु के साथ मिल गया. तो इस परिस्थिति को वो शुद्धा और ये अशुद्धा, बेसिकली आमिश्रित सिचुएशन. इसमें वो कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंगली, ही सेज आमिश्रायाम अदुष्यत सिद्धि. कि अगर ऐसी परिस्थिति हो ना तो रादर देन आपके अंदर के लोगों को शांत करो, जो आपके विद्रोह में ऑलरेडी आपके एनिमी से मिले हैं, उसके बजाय जो एनिमी है ना, रीच आउट टू देम ओनली डायरेक्टली, उनके साथ ही आप बात कर लो, सेटल इट विद देम. बिकॉज वो जो एनिमी है उनको इन लोगों को कुछ पड़ा नहीं है, देयर इज नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट. उनके लिए तो दे आर जस्ट गुड, ये कहते हैं ना वो ये है, केवल पैदे हैं, जो चेस में होते हैं वैसे केवल प्यादे हैं, प्यादों को उड़ा भी दिया तो क्या. तो इसे जब वो बाहर का सपोर्ट है इसलिए वो लोग आपके सामने बहुत तेज भी दिखाते हो, है ना, यूजुअली. सो दिस इज नॉट व्हाट ही इज सेइंग, उनका भाषा ये नहीं है, वो तो इतना ही कह रहे हैं कि अगर अवलंबन ही ना रहे जिसपे आपके अंदर वाले लोग जिन पे डिपेंड करके आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो कौन है, वो बाहर वाला राजा. बिकॉज ऑब्वियसली दैट राजा इज मोर पावरफुल देन इंटरनल पीपल. तो जब वो ही ना रहे तो ये लोग तो वैसे अपने आप ही शांत हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे. इसलिए इस केस में फर्स्ट रीच आउट टू द एनिमी एंड ट्राई टू सेटल रादर देन द पीपल इनसाइड. ठीक है. अच्छा ना, ये सारे गाइडेंस के हैं. ऑफ कोर्स जब एक्चुअल परिस्थिति होगी तब आपको सब कुछ देखना होगा. ठीक है. तो ये केवल गाइडेंस है, पूरा अर्थशास्त्र वैसा ही है विच वी ऑलरेडी नो. दूसरा द अदर परिस्थिति नाउ इज टॉकिंग अबाउट इज योर, ये तो अंदर वाले हैं. नाउ इट्स योर फ्रेंड्स, जो अलाइज आपके हैं, दे कम टुगेदर. वो आपके शत्रुओं के साथ मिल जाते. आपके स्वयं के जो अलाइज है, जो आपके मित्र राष्ट्र हैं, वो आपके शत्रुओं के साथ मिल जाते. तो उसमें क्या करो, अगेन इसमें तो ऑल यू कैन डू, सबसे पहले इज भेद. ठीक है. पर उसमें भी इसे उस केस में सबसे पहले आप मित्र के रीच आउट टू द मित्र और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई संधि वंधि हो सकती है क्या. क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट अनुभव, पास्ट आत्मीयता होने के कारण उनके साथ संधि करना ज्यादा सुगम हो सकता है. ठीक है. पर वो मित्र संधि ना करना चाहे, मित्र संधि ना करना चाहे तो क्या, फिर उस केस में ही से यूज भेद. भेद का उपयोग करके उनको तोड़ फोड़ का, वेरियस टाइप्स के तोड़ फोड़ का उन्होंने पहले भी कहा है, वो उपयोग करके इसको आप वीक कर दो, अलग कर दो शत्रु से, और फिर वापस उसके सामने मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हो आफ्टर ही इज कंप्लीटली वीक एंड दैट मित्र नीड्स हेल्प. ठीक है. दिस इज वन. द अदर इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ कंट्रीज कम अगेंस्ट यू. अलाइज, शत्रु, एवरीबॉडी, बहुत सारे राष्ट्र एकत्रित होकर आपके विरोध में आ गए, आपके शत्रु बन गए. तो क्या करो, तो उसमें भी वो कह रहे हैं भेद, समहाउ आप उसको तोड़िए. ना उसमें वो कह रहे हैं सबसे पहले जो बॉर्डर वाले, जो देश साथ में आ गए हैं, उनके जो एकदम बॉर्डर पे जो देश हैं, या तो उनको आप तोड़ने का प्रयत्न करिए. क्योंकि अगर वो बॉर्डर्स वाले ही आपके साथ हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो जो ज्यादा अंदर जो राष्ट्र सिचुएटेड है उनको वैसे ही तकलीफ हो सकती है एंड इट्स इजी टू ब्रेक देम. अगर वो नहीं मान रहे तो ऑब्वियसली अंदर वालों का करो. अब वो कैसे करो, ही सेइंग फाइंड आउट द
लूप होल्स, जो सॉफ्ट स्पॉट्स है, लूप होल्स है, उसको ढूंढो। वो क्या हो सकते हैं? या तो किसी के साथ आप सेम जात के लोग हैं, सेम धर्म के, है ना, कि हिंदू हिंदू, या जो भी कुछ उस समय जो भी समाज का हुआ होगा, देयर इज सम फैमिली कम्युनिटी कनेक्शन। तो उसका उपयोग करके आप कह सकते हो अरे आप तो हमारे वाले हो, आप हमारे साथ आ जाइए। या आप ऐसे राजा को ढूंढिए जो उस फेडरेशन में केवल लोभ के कारण है, उनको उन्होंने ब्राइब देके अपनी तरफ कर लिया, उनको बोला कुछ प्रोमिसेस देंगे कि आपको ये देंगे वो देंगे, उनकी तरफ कर लिया। ऐसों को भी आप पकड़ सकते हो। या ऐसे राजा है जो जबरदस्ती उनके साथ जाना पड़ रहा हो, जिनको वैसे आपके साथ कोई दुश्मनी ना हो, पर उनका कोई उनको अपना जो अपनी जो भूमि है वो हड़प जाने का डर हो, या दूसरे वाले के साथ कभी कुछ पैक्ट किया हो, या ऐसा कुछ भी है ना जो डर के कारण उनके साथ हो। तो फाइंड आउट ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई लूप होल, ऐसा कोई वीक पॉइंट उनमें है क्या, तो उनको तोड़ो। या फिर आप कैसे कर सकते हो, उनके भेद वेद का तो बहुत सारा लंबा लंबा उन्होंने दिया कैसे करना है, बट वन ऑफ द थिंग्स वी से, आप जो विवाह, आप अपने रोटी बेटी का जो बात बोलते हैं ना, कि या तो उनके बेटी को आप बहू बनाकर लेकर आओ, या अपनी बेटी को उनके घर भेजो, उस राज परिवार के यहाँ। तो अब तो वो आपके ये समधी समधी हो गए, so they will not fight against you. So these are different ways. Basically वो कॉन्फेडरेशन जो आपके अगेंस्ट तैयार हुआ है, उसको कैसे ना कैसे तोड़ो। एक्चुअली ये पहले भी डिस्कशन हो गया है, बट he's just bringing it back again here for the sake of completion. हाँ, फिर जब वो कह रहे हैं कि जो वीक है या जो ऑलरेडी लोभ के कारण साथ है, तो उनको आप गिफ्ट्स देके अपनी तरफ करो। वो गिफ्ट्स किस किस प्रकार के हैं, तो he's just mentioned it, not very important, but I thought it's worth knowing. 5 प्रकार के जो उपहार हो सकते। एक तो क्या कि अगर सपोज दे ओव यू समथिंग, अगर उनको आपको कुछ, उनसे आपको कुछ लेना है, देयर इज सम डेट या समथिंग, तो आप जो वेवर कर दो ना कि चलो ठीक है ये तुम मत देना, दैट इज वन। सेकंड क्या है कि उनका सपोज कुछ युद्ध में वो अगर माने कि आपके साथ आने वाले हो, और वो चाहे उनको कुछ चाहिए, बेसिकली किसी और का वो हड़पना चाह रहे हो, तो यू लेट देम हड़पो, यू लुक बेसिकली इग्नोर दैट, तो वो कर सकते हो। या फिर आप स्वयं उनको कुछ आपके खजाने से गिफ्ट दो, जो दान की बात आ गई, दैट्स द यूजुअल ये। या फिर क्या है, जो आपने उनसे लिया हो कभी, ठीक है, अगर आपने उनसे कुछ लिया हो तो वो उनको लौटा दो वापस, दैट्स द अदर थिंग। एंड द लास्ट इज कि सपोज साथ युद्ध करने की बात हो, सपोज ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपका जो शेयर है वो भी उनको लेने दो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, ठीक है। तो ही इज जस्ट मेंशनिंग हाउ यू कैन अलाइन विद देम, या कैसे क्या कह के उनको आप अपनी तरफ कर सकते हो, बेसिकली इट्स दैट। फिर विवाह की बात हो गई। बेसिकली वो इसमें जो अंत का है वो उसमें वही कह रहे हैं कि जिस भी प्रकार से आप उस शत्रुओं को तोड़ सको, आपके विरुद्ध में जो लोग हैं उसको तोड़ सको, वैसे आपको तोड़ना चाहिए। जैसे वो मछुआरा वो मांस का टुकड़ा डाल के मछली पकड़ता है ना, तो वैसे करके भी समहाउ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करके, जैसे भी हो सके साम दाम दंड भेद भी यूज करके, जो आपके शत्रु हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनको आप वीक करते रहिए यूजिंग ऑल दिस 6 अप्रोचेस। तो दिस वाज फॉर शत्रु, दिस शुद्ध अशुद्ध वाला एंड मिश्रित। और इसके बाद आते हैं हम 7वें अध्याय पर। ये जो है ना, ये थोड़ा मोर देन स्ट्रेटजी, बट इट्स ऑल्सो लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि गेन्स, एक तो है क्लियर गेन, ठीक है, दूसरा है लॉसेस साइड पे, स्पेशली जब आपकी परिस्थिति बहुत अधिक मजबूत ना हो, बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो। ही स्टार्ट्स विद दैट, देन वो बहुत जेनरिक एनीवेज हो जाता है। तो कहते हैं सबसे पहली जो लाइन है उसमें, हम है पेज नंबर 562, ठीक है। तो कामाद सॉरी, काम आदि ही उत्सेकः स्वाप्रकृतिः कोपयति अपनयो बाह्या तद उभयम आसुरी वृत्ति। वो कह रहे हैं कि अगर राजा या उसका मंत्रिमंडल
बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, और अपने इंडल्जेंसेस, किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस के कारण या अत्याधिक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के कारण अगर वो अपना राजतंत्र सही से नहीं चलाते तो उनके जो लोग हैं वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, और वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे। और अगर खराब पॉलिसी शाट गुण्य का यूज करते हैं तो उससे जो बाहर वाले हैं वो अधिक मजबूत हो जाएंगे। इन एनी केस क्या होगा, परवृद्धि, जो आपके शत्रु हैं वो आपसे अधिक, उनको गेन्स होने का फायदा अधिक हो जाएगा जब भी कोई भी क्या कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आए कि आप सामने सामने आ जाए, ठीक है। अब उसमें ऐसा कुछ जब टकराव होता है तो किस प्रकार का अर्थ और या अनर्थ, गेन लॉस जो है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको कोई भी स्टेप लेने के पहले ही सोचना है। हम वो स्वॉट एनालिसिस की बात करें, वैसे ही हम प्रॉफिट लॉस जैसे बिजनेस में करते हैं, है ना। अभी जो प्रॉफिट लॉस है उसमें हर बार एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, बट यू हैव टू मेक सिनारियोज। तो यहाँ पर भी बना बेसिकली वो सिनारियो बना रहे हैं, और वो 3 प्रकार के मेजर हेडिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के कौन से है, वो कहते हैं क्या कहते हैं, आपद अर्थ। एक इज आपद अर्थ, दूसरा इज अनर्थ, और तीसरा इज संशय, ठीक है। आपद अर्थ, अब उसका डेफिनेशन बहुत सारा है, आई जस्ट टेल यू व्हाट इट इज, ठीक है, जस्ट इजियर। आपद अर्थ का अर्थ ये है कि वैसे तो आपको गेन हो रहा हो, ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसी हो कि आप कोई स्टेप्स लो उससे आपको वैसे फायदा होगा, पर इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा है, बट इन द लॉन्ग टर्म वो आपके विरुद्ध होगा, आपको नुकसान होने के अधिक चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। इट विल क्रिएट मोर डिजास्टर। कैसी चीजें, जैसे आपके मित्र के साथ आपकी कोई संधि है, ठीक है, और वो संधि को आप तोड़ दो, तो इन द शॉर्ट टर्म आपको संधि तोड़ने का फायदा हो गया, बट इन द लॉन्ग टर्म यू क्रिएटेड एन एनिमी, ठीक है। दैट इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू, सो इट इज एन आपद अर्थ। या आपने मित्र को कुछ युद्ध हुआ है, यू हैव टू डेसिमेट योर मित्र इटसेल्फ, तो उस केस में भी क्या होगा, एक शत्रु तो खड़ा हो ही गया, प्लस बाकी लोग भी आपसे ज्यादा व्यथित हो जाएंगे। या फिर आपकी जीत ऐसी हो कि आपके अंदर वाले ही आपके विरुद्ध हो जाए, ये भी हमने शुरुआत में देखा था, ठीक है। कुछ कुछ कि आपके मंत्रिमंडल को रहेगा अभी ये हमारी बात ना मान के राजा ने ऐसे किया है, बट एक्चुअली से नुकसान होने वाला है, एंड वही आपके विद्रोह में आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति जो वैसे तो गेन लग रही हो, बट एक्चुअली इट इज नॉट इन योर फेवर, वो आपका नुकसान करने वाली, दैट इज आपद अर्थ। दूसरा है अनर्थ। अनर्थ तो बेसिकली वही है कि आपका नुकसान ही है उसमें, इट इज सिंपल प्योर नुकसान विच यू कैन क्लियरली सी, नुकसान ऑफ एनीथिंग बेसिकली, लोगों का नुकसान, पैसों का नुकसान, स्टेचर का नुकसान, रेपुटेशन का नुकसान, एवरीथिंग, सो यू नो इट इज आपका नुकसान। स्वतः परतः भयो उत्पत्ति इति अनर्थ, की अपना अपने पर, अपने स्टेट पर बाहर वालों से, अंदर वालों से, किसी से भी कोई भी अनर्थ की परिस्थिति, भय का परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, दैट इज अनर्थ। संशय है, संशय का अर्थ ऐसा है कि यू आर नॉट श्योर कि वो आउटकम अच्छा है या बुरा है, यू कैन नॉट डिसाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, आपने ऐसा कुछ स्टेप लिया, वो आपके फायदे में ही है या आपका नुकसान है, ये आप उस समय, वो आप असामंजस्य में हो, आप पता नहीं कर सकते, उसको संशय परिस्थिति बोलते हैं। उसका क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि आपने शत्रु के लोगों को, उनकी जो सेना है, कोई सेनापति या जो भी, उनको ब्राइब करा और अपने तरफ ले आए, ठीक है। नाउ इन द शॉर्ट टर्म यू माइट विन, बट शत्रु के लोग आपकी तरफ आ गए हैं, ये आपके फायदे में ही है या लॉन्ग टर्म नुकसान है, इज इट अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम देयर साइड, या एक्चुअली आपकी तरफ उनका मन आ गया है इसलिए वो आ गए हैं, क्या शत्रु वापस कुछ करेगा तो क्या वो वापस चले जाएंगे, यू डोंट नो, ठीक है। तो ये गेन भी है, इट इज रियली नॉट श्योर कि आपको अच्छा ही है या बुरा है, परिस्थिति अनुसार वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप युद्ध में है और एक आपका शत्रु है, एंड देयर इज अ बफर किंग, एक शत्रु है और बीच में एक ऐसा स्टेट है जो उस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है।
अब उस स्टेट पर आप आक्रमण करके उनको कैप्चर कर लेते हो. सो व्हाट हैव यू डन? यू हैव कैप्चर्ड द बफर किंग. एक्चुअली बफर किंग का आगे भी आता है, बट दिस इज बेसिकली, नहीं, एक्चुअली दैट एग्जांपल कम्स लेटर, आई विल टॉक अबाउट इट देन. बट इवन इन दैट केस आपको लग तो रहा हो कि आपके फायदे में हो, बट एक्चुअली it could turn out against you going forward. Actually, वो तो it turns out artha becomes anartha only. So that's not the right example here. Oops. मैंने पेज नंबर कौन सा बोला था? 560. हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है कि आपने you stir up an ally of the enemy. आप शत्रु के मित्र को शत्रु के अगेंस्ट उकसाते हो. ठीक है. Again, you don't know if it is going to be in your favor or it's going to be against you. फेवर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है. सो यू डोंट नो. फिर आप आपसे बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली राजा के साथ मिलकर कोई कैंपेन में जाते हो. ठीक है. दैट ऑल्सो यू डोंट नो, बिकॉज आपका बार्गेनिंग पावर जो है वो इतना नहीं है कि आप वो राजा के अगेंस्ट कुछ कर सको. तो हो सकता है कि आप अभी उनके साथ हाथ मिलाए हो और वो फिर मुड़ के आप पे ही आक्रमण करते. सो यू नेवर नो. सो सम ऑफ दीज आर नॉट गोइंग टू बी क्लियर कि उसमें आपका अच्छा है या बुरा है. ठीक है. इन परिस्थितियों को, ऐसे सिचुएशंस को संशय कहेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स व्हेन यू आर नॉट इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन. फिर इसी को वो और कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. जो हम संशय की बात कर रहे थे, इवन अदरवाइज कि कोई कार्य, इन्हीं सबको वो और 6 परिस्थिति में डिवाइड करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि या तो से वी लॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट चली गई है, तो मैं मेरे हॉटस्पॉट पे हूँ, तो शायद आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, बट लेट्स सी कितना होता है. सो वी विल ट्राई एंड सी हाउ मच वी कैन गेट. एनीवेज, तो मैं कह रही थी 6 प्रकार वो डिवाइड कर रहे हैं उसको, जिसमें सबसे पहला है अर्थ अर्थ अनुबंध. बेसिकली उसका अर्थ है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो उससे आपको इमीडिएट फायदा भी है और उसका आगे जाके भी आपको जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी पॉजिटिव. ठीक है. दूसरा है अर्थ निर्नुबंध. मतलब आपने जो एक्शन लिया उसका आपको जो आउटकम है वो पॉजिटिव है, आपको गेन है उससे, और उसका कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है. द कॉन्सिक्वेंस नीड नॉट बी नेगेटिव, इट्स वेरी न्यूट्रल. दैट्स द अदर टाइप. थर्ड इज अर्थ अनर्थ अनुबंध, कि शुरुआत में तो आपको गेन लग रहा है बट आगे जाके उसका नुकसान है. ठीक है. वही अनर्थ अनर्थ अनुबंध, कि अभी भी नुकसान है, आगे जाके भी नुकसान ही है. अनर्थ निर्नुबंध, कि अभी भी नुकसान है और आगे जाके भी वही है, देयर इज नो अदर कॉन्सिक्वेंसेस, जितना है उतना ही है. अनर्थ अनर्थ सॉरी, पहले वाला था अर्थ अनर्थ अनुबंध, अनुबंध अनर्थ अर्थ अनुबंध. हाँ, तो बेसिकली ये 6 प्रकार. इसका अर्थ का क्या, कि सपोज आप सबसे पहले आपके शत्रु को हराते हो और उसके पश्चात आपको जो पीछे से कोई परेशान कर रहा हो, वो शत्रु का मित्र, दोनों को ही हराते हो. ठीक है. तो फर्स्ट यू वन, दैट मेड यू स्ट्रॉन्गर, उसके कारण आपने दूसरे को भी हराया. The consequences are both positive. पर सपोज कोई न्यूट्रल है, कोई उदासीन है, उसको आप मदद करते हो सेना से, कोष से. ठीक है. तो द कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली आपको एक नया मित्र मिल गया बिकॉज यू हैव ऑब्लाइज्ड देम. ऑल्सो आगे जाके देयर इज रियली नो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू इट. फायदा हो ना हो, इट्स वेरी न्यूट्रल. ठीक है. देयर इज नथिंग लॉस्ट और गेन बहुत कुछ. सो इट इज अर्थ निर्नुबंध. देन अभी वो है जो मैं कह रही थी ना, कि आपने जो बफर किंग है उसको उखाड़ दिया. तो बफर किंग को उखाड़ने के कारण आपने एक राज्य पे तो विजय मिली है आपको, परंतु जो बफर किंग था वो आपको आपके शत्रु से बचा रहा था. He was a buffer between them, as it is, as the name suggests, right? So now you've opened yourself to direct enmity. तो जो फायदा है वो नुकसान भी हो सकता है. So that is
अर्थ अनर्थ अनुबंध, फिर अर्थ अनर्थ, फिर हीन शक्ति। आपसे कोई शक्ति में कम हो, ठीक है, वो शक्ति में जो कम हो उसको आपने बहुत ज्यादा उकसाया, ठीक है, बहुत ज्यादा उकसाया, पर फिर वो जब लड़ाई करने को तैयार हो गया अपने शत्रु के साथ, तो आप वहां से कट लिए, आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, यू वेंट बैक ऑन योर वर्ड। तो ऑब्वियसली दिस इज नुकसान, बिकॉज यू लूजिंग अ फ्रेंड, ठीक है, पर बिकॉज ये अशक्तिशाली है, आपसे शक्ति में कम है, तो ही विल रियली नॉट डू मच टू यू, सो यू डोंट लूज मच एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसके साथ अब आपकी मित्रता नहीं रही, दे विल नॉट ट्रस्ट यू, सो दैट इज अनर्थ निर्नुबंध। एंड द लास्ट इज, यही चीज आपने जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उसके साथ कर दी, ठीक है, यू प्रॉमिस टू समबडी जो आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है कि हम आपका साथ देंगे, और फिर आप कट लिए, तो उस समय तो आपका अनर्थ हो ही गया, पर आगे जाके भी आपका अनर्थ ही अनर्थ है, बिकॉज वो आपसे इतना ज्यादा शक्तिशाली है, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, राइट, यू कांट स्टैंड अगेंस्ट देम, तो आपके जन्म भर के भी शत्रु हो गए, एंड ऐसे शत्रु जो एक्चुअली कुछ कर सकते हैं आपको, कुछ आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो दिस इज अर्थ अनर्थ अनर्थ। फिर वो कह रहे, जब भी आप कोई भी एक्शन लेते हो तो इन सारी परिस्थितियों का विचार करो, कॉन्सिक्वेंसेस, सेकेंड लेवल कॉन्सिक्वेंसेस का विचार कर कुछ भी आपको स्टेप उठाना है। फिर वो कहते हैं आगे जाके वो बहुत कुछ कहते हैं, बेसिकली आई एम नॉट गोइंग देयर। अगर तुल्य लाभ गुणों की दो एक्शंस आपके सामने, दो ऑप्शन है, और उसके जो आउटकम्स है वो एक जैसे हैं, तो आप क्या करो? अगर एक जैसे एक्शंस हैं, तो जो पहले भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास क्या है जिसमें खर्चा कम होगा, वगैरह वगैरह, वो सबका ध्यान रखकर यू डिसाइड बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ गेम्स। अच्छा, फिर अगर एक में आपको इतो अनर्थ इतर तो आपको अनर्थ अनर्थ कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें दोनों ऑप्शंस में आपका बुराई है, देन इज अनर्थ इन बोथ, तो फिर क्या करो? तो फिर यू टैकल वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, एंड देन यू टैकल द सेकंड। इफ पॉसिबल यू सी कि आपके अलावा कोई कर सकता है क्या आपके राज्य में, कैन यू गेट अ फ्रेंड्स हेल्प टू टैकल वन ऑफ द अनर्थस, सी ऑल ऑफ दैट एंड सी व्हाट इज द बेस्ट सिचुएशन। अच्छा, अब ऐसी परिस्थिति जिसमें एक तरफ इज अर्थ, देयर इज अ गेम, दूसरी तरफ अनर्थ का संशय है, देयर इज अ डाउट कि एक एंड में तो आपको इस स्टेप से तो आपको फायदा होगा, बट ये स्टेप ना करने से द सेकेंड सिचुएशन, इफ यू डोंट टैकल दैट, देन आपको अधिक नुकसान हो सकता है, देयर इज अ संशय ऑफ अनर्थ। Kautilya say, irrespective of the artha, always tackle the anartha first. अगर आपको अनर्थ का संशय लग रहा हो तो बाय डिफॉल्ट आप पहले उस अनर्थ को टारगेट कीजिए, फिर अर्थ की ओर जाइए, बिकॉज अनर्थ क्या हो सकता है यू नेवर नो। तो पुट इन प्लेस चेक्स एंड बैलेंसेस कि आप वो अनर्थ को, इवन उसका अगर संशय भी क्यों ना हो, केवल संशय हो तो भी पहले उसको टैकल कीजिए, फिर जो अर्थ है उसकी ओर आप जाइए। उसके अलावा हाँ, तो ये सब करके आप देखो। अच्छा, अब अनर्थ अनर्थ का स्पेशली जब सिचुएशन हो, हाँ, जो अनर्थ अनर्थ की जो बात हुई थी कि ये भी गलत, ये भी आपको जो आपके सामने जितने भी ऑप्शन है उससे आपका बुरा ही बुरा हो रहा है, ठीक है, उस बारे में वो आगे ये कहते हैं कि या तो टैकल वन आफ्टर द अदर, ठीक है, या तो गेट हेल्प, पर ये कुछ भी नहीं हो रहा, और ऐसी परिस्थिति है कि आप अगर वहां के वहां रहे तो मृत्यु निश्चित है, बिकॉज इट्स ओनली अनर्थ अनर्थ है इन एवरी सिचुएशन। फॉर दैट ही सेज अशक्य समुत्सृज्य अपगच्छत, आपका राज्य छोड़ के भाग जाओ, डोंट स्टिक देयर। अगर आपको लग रहा है कि हर तरह जगह से आपको केवल भय ही भय है, अनर्थ अनर्थ है, और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, हेल्प मिले तो भी वो कुछ कर नहीं सकती, देन आप भाग जाओ। व्हाई? ही सेज दृष्टा ही जीवतः
पुनरावृत्ति ही पुनरावृत्ति ही, कि देखा जाता है कि अगर कोई जीवित रहता है, अगर कोई जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, तो आगे जाके भी अपना राज्य वापस मिलवा सकता है, पर वो जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर फ्यूचर क्या? तो in that situation, which is extremely you are pushed in a corner completely, कोई और ऑप्शन नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में, if you save yourself, you will live another day to see the change in situation. ठीक है, हाँ आ जाए, very nice. That's basically what everybody says, कि पहले बचाओ तो खरा पोतानी जातने. If you save yourself, then there is a chance कि कुछ अच्छा तो होगा. But in very extreme scenario, ऐसे that will not be your first step. But if nothing else works. I actually always thought ki, isn't it kind of palayan ki you are just escaping the situation? So I don't know. जैसे yeah, रणछोड़ we know कि जरासंध से बचने के लिए and all that, लेकिन that was strategic because we knew कि he would never be able to conquer him all by himself. Also that only ना, at least मैं कहूँ last resort. Last resort. It can't be your first resort. इसमें भी जो चाणक्य भी कह रहे हैं, he said first try everything. कि आप एक के बाद एक अनर्थ को टैकल कर सकते हो क्या? मित्र की मदद मिल सकती है क्या? इंटरनली मैनेज कर सकते हो क्या? ये जब कुछ भी नहीं हो रहा है, you are completely helpless. Only in that situation, very strategically lead. It's never the first step. Then, though, of course, that is palayan only. Right. So that way. So you're right. वही तो सिखाते थे ना, one who runs away lives to fight another day. Correct. फिर और क्या है इसमें? ये सब मैंने बता दिया. हाँ, कि वो जो है, फिर जो दूसरी बात मैं बता रही थी कि अनर्थ हमेशा टैकल द अनर्थ फर्स्ट. ठीक है, स्पेशली अगर अनर्थ आपके सेना से रिलेटेड है, आपकी इंटरनल रीजन से रिलेटेड है, तो ऑलवेज टैकल दैट फर्स्ट. तो ओनली सिचुएशन जहां आप अर्थ की ओर पहले जा सकते हो इज व्हेन अगर आपके मित्र के साथ कुछ अनर्थ परिस्थिति है, देन यू कैन प्रोबेबली वेट एंड डू योर अर्थ फर्स्ट. बट अदरवाइज गो एंड डू. आपके अगर दंड, आपके अगर सेना में कोई इशू है, कोश में कोई इशू है, देन दैट हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर एवरीथिंग एल्स. बिकॉज अगर कोश और सेना ही नहीं रहेंगे तो कुछ और रहने का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. तो अगर क्लियर गेन भी कहीं है, पर सेना, ट्रेजरी, इंटरनल ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाने की शंका तक हो, तो उस शंका का पहले निवारण करिए. हाँ, फिर वो कहते हैं कि अच्छा, द अदर वे ऑफ लुकिंग एट प्रायोरिटाइजेशन इज क्षय स्थान वृद्धि. क्षय इज आपका नुकसान या सामने वाले का नुकसान, वृद्धि इज आपका बेटर. क्षय इज आपका नुकसान, स्थान इज स्टेटस को, वृद्धि इज आपका अच्छा. तो वृद्धि को आप प्रायोरिटी दीजिए, ऐसा करिए जिसमें वृद्धि हो, या फिर ऐसा करिए जिसमें स्टेटस को हो. ऑब्वियसली यू डोंट डू जिसमें नुकसान है. और एक वो कैटेगराइजेशन बोल रहे हैं कि अर्थ धर्म काम इत्यर्थ त्रिवर्गः तस्य पूर्वः श्रेयानु पंच प्राप्तु. बेसिकली वो कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम, आपका जो प्रॉफिट, आपको जो गेन्स है वो या तो अर्थ का गेन है, या तो धर्म का गेन है, या तो काम का गेन. मटीरियल वेल्थ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोग्रेस, रिलीजियस जो भी आप कहो. और थर्ड इज प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स. ये गेन्स है. ठीक है, इसमें सबसे मुख्य प्रायोरिटी आपको पहले मटेरियल गेन्स को देनी. ये वो कह इन एनी सच सिचुएशन. ठीक है, अगर मटेरियल गेन्स हो रहा है तो फर्स्ट यू गो आफ्टर दैट. सो प्रायोरिटाइज दैट व्हिच इज गोइंग टू गिव यू मोर मटेरियल गेन्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट हियर. ठीक है, स्टेट क्राफ्ट की बात हो रही है, ये हमको बहुत क्लियर रखना चाहिए. दूसरा है कि ही सेज कि अगर नुकसान हो रहा हो, या तो अर्थ का नुकसान, धर्म का नुकसान, काम का नुकसान, तो उस केस में भी जो अर्थ का नुकसान हो रहा हो जहां पे, टैकल दैट ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी. दैट्स द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. और ही इज तो वेरी क्लियर ना, धर्म से मूलम अर्थ. अगर अर्थ ही नहीं है तो आप धर्म करोगे क्या?
So first is to ensure you are materially well off. The same Maslow's hierarchy is very clear about that. Now, how do you, ये जो आपके सामने प्रॉब्लम्स है, अर्थ अनर्थ है, ये सब, इसको आप कैसे टैकल करो? अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट साम दाम दंड भेद, कि अगर अंदर के लोग हैं तो उनको साम दाम दंड, साम दाम भेद का उपयोग करो. स्पेशली इमीडिएट बहुत क्लोज है तो साम दाम से ही हो जाना चाहिए. साम दाम से नहीं होता है तो भेद करो. ट्राई नॉट टू यूज दंड. बट कई बार जो स्पेशली बहुत क्लोज नहीं है तो साम दाम दंड भेद, और स्पेशली बाहर वाले हैं तो साम दाम भी नहीं, भेद और दंड ही यूज करो. मित्र है then he's saying use a mishra of this, use an approach, साम दान साम भेद, जो भी आपका, use multiple approaches to get what you want. Eventually he says ये सारी जो थी नय अपनय, इसके कारण जो कैलामिटीज होती है वो तो मनुष्य निर्मित है. पर जैसे वो पहले कह रहे थे कि कहीं तो अतिवृष्टि हो गई है ना, फ्लड्स आ गए, बहुत बारिश आ गई, ये फैमिन्स आ गए, ठीक है, दुर्भिक्ष, ये सब हो गया, आग लग गई वगैरह वगैरह, तो फॉरेस्ट फायर्स स्पेशली उस तरीके का. तो ये क्या करो, ये तो मनुष्य के नहीं है, ये दैवकृत कैलामिटीज है, व्यसन, दैविक व्यसन है. उस केस में क्या करो, तो ही से दैविक व्यसन की जब बात आती है तब तासाम देवता ब्राह्मण प्रणिपात सिद्धि, तब आप देवता ब्राह्मणों की शरण में जाइए. ठीक है, बिकॉज जो दैवीकृत है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, दे आर नॉट इन योर हैंड्स. सो व्हाट यू डू, यू अपीज, यू सरेंडर टू द देवतास एंड द ब्राह्मण्स एंड गेट गाइडेंस ऑन. अच्छा, फॉर सम अदर्स ही सेइंग अवृष्टि, अतिवृष्टि एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो नेचुरल कॉजेज और है, अपार्ट फ्रॉम देव और ब्राह्मण, अथर्ववेद में इनके निराकरण के काफी सुझाव दिए हुए, इनके निराकरण के मंत्र दिए हुए हैं, प्रोसेसेस, मेथड्स, अप्रोच दिए हुए हैं. तो उसका भी जो उपयोग है वो राजा को करना चाहिए फॉर दैविक. ठीक है, तो दैट इज वेरी लीव. मेरे ख्याल से 14वां जो अध्याय है उसमें एक्चुअली वो ये जो अथर्ववेद वाली बात है उसके कुछ बात वो करेंगे. सो वील सी दैट, देखते हैं कितना हमको समझ में आता है उसमें से. बट दैट इज इट. सो विद दिस नवमा अधिकरणम समाप्तम. So we finished that. That is that. The beauty, as always, is the level of depth at which he goes. सारा जो permutation combinations वो सब कुछ सोच के रखते हैं, और सोच के ही नहीं रखते, he is laid it out for us हर एक परिस्थिति में बहुत डिटेल में. हम तो उतना जा भी नहीं रहे, मुझे लग रहा है ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं वो काफी डिटेल है, but he goes a level deeper than that. Okay.